मेरा नाम सुधा है। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन 20 साल की उम्र में ही मेरे पति की मौत हो गई और मैं विधवा हो गई। मैं एक बड़े से घर में अकेली रहती थी। उस घर के कामकाज के लिए एक नौकर रखा था, जो 18 साल का ऊंचा कद का नौजवान था। हम दोनों उस घर में अकेले रहते थे। उसे परखने के लिए मैंने उसके सामने रात को जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने जिससे उसकी नीयत डोल जाए, और उसी रात को वो मेरे कमरे में आया और चादर उठाकर मेरे साथ। मैं 4 भाइयों की इकलौती सबसे छोटी बहन थी और सबकी लाडली थी। मेरे पापा बहुत पैसे वाले थे। मेरा पालन पोषण बहुत नाजों से हुआ था। मैं बेहद खूबसूरत थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी तो किसी मर्द की नज़र मुझ पर अगर पड़ जाए तो हटती नहीं थी। देखने वाले मुझे देखते ही रह जाते थे। मेरी खूबसूरती की वजह से मेरे मम्मी पापा को मेरी चिंता होने लगी। वो लोग नहीं चाहते थे कि इस खूबसूरती की वजह से मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। मेरे 4 भाई थे। चारों भाई मुझे से बड़े थे, लेकिन मेरे पापा ने सबसे पहले मेरी ही शादी कर दी। शादी के समय मैं सिर्फ 18 साल की थी। मेरी मम्मी ने अपनी सहेली के बेटे राहुल से मेरी शादी तय कर दी थी। वो लोग हैसियत में हमारे बराबर थे। राहुल एक बहुत खूबसूरत लड़का था। हमारी जोड़ी बहुत अच्छी थी। जब हम साथ खड़े होते थे तो लोग हमारी तारीफ ज़रूर करते थे। राहुल अपने मम्मी पापा के इकलौते बेटे थे। वह मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं भी उन्हें दिलो जान की तरह मोहब्बत करती थी। राहुल से शादी के बाद हम लोग हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया गए। वहाँ हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया। ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद राहुल ने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा बंगला गिफ्ट किया। वो बंगला इतना खूबसूरत था कि मैं उसी बंगले में रहना चाहती थी। जब मैंने राहुल से कहा कि मुझे अपने बंगले में रहना है, तो राहुल ने तुरंत अपने घर में मम्मी पापा से बात की। किसी को कोई एतराज़ नहीं था, इसीलिए मैं और राहुल अपने नए बंगले में रहने लगे। मेरी सास मुझ पर बच्चा पैदा करने के लिए दबाव बनाती थी। ये बात मैंने राहुल को बताई तो राहुल ने कहा, तुम उनकी बात पर ध्यान मत दो। मैं और राहुल भी बच्चा ना होने से परेशान थे। हम भी अपना एक प्यारा बच्चा चाहते थे, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम थीं। हमने काफ़ी इलाज भी करवाया, हर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन शादी के 3 साल बाद भी मैं बांझ थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मुझे खबर मिली कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया है। वह अस्पताल में भर्ती है। मैं तुरंत अस्पताल पहुंच गई। काफ़ी गहरी चोटें थी राहुल को। राहुल आईसीयू में अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे, और दूसरे दिन ऐसी खबर आ गई जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राहुल हम सबको छोड़कर दुनिया से जा चुके थे। हम सब बिल्कुल टूट गए थे। मैं भरी जवानी में विधवा हो गई थी। राहुल के मम्मी पापा का भी बुरा हाल था, क्योंकि राहुल इकलौते लड़के थे। मेरी सास मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मैंने उसे खानदान का वारिस नहीं दिया था। राहुल की मौत के बाद मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैं अपने मम्मी पापा के पास रहने चली गई, लेकिन कुछ ही दिनों में सबका व्यवहार बदल गया था। मम्मी पापा, भैया भाभी सब मेरी दूसरी शादी करके मुझे इस घर से भगाना चाहते थे। वे लोग मेरे सामने तो मेरे हमदर्द बने रहते और पीछे मेरी सबसे बुराई करते थे। मैंने लाख मना किया कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं राहुल की यादों के सहारे जी लूंगी, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। मैं सबसे तंग आ चुकी थी, क्योंकि इतने पैसे वाले होने के बाद भी मेरे पापा को मैं बोझ लगने लगी थी। मैंने अपने मन में विचार बनाया और वहां से वापस आ गई अपने बंगले में रहने के लिए। जब मेरे सास ससुर को पता चला कि मैं वापस अपने बंगले में रहने आ गई हूँ, तो वह हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने लगे, जिससे मुझे कोई परेशानी ना हो। मेरे बंगले में बहुत सारे नौकर नौकरानियां काम किया करते थे, लेकिन राहुल के मरने के बाद धीरे धीरे एक एक करके मेरे सारे नौकर घर जा चुके थे।
जब मैं वापस अपने बंगले में आई तो सिर्फ मेरी एक नौकरानी बची थी। घर में ज़्यादा काम ना होने की वजह से मैंने और नौकर दोबारा नहीं रखे थे, क्योंकि पूरे बंगले में सिर्फ मैं और मेरी नौकरानी रहती थी। एक बार मेरी नौकरानी ने कहा, मेम साहब, मैं गांव जा रही हूँ, इसीलिए मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए। उसकी बात सुनकर मेरा तो दिमाग हिल गया। वह मेरी भरोसेमंद नौकरानी थी, काफ़ी समय से लगातार मेरे घर काम कर रही थी। घर का काम करने की मेरी आदत नहीं थी, क्योंकि मैं शुरू से ही ऐशो आराम की जिंदगी जीती आ रही हूँ। बचपन से ही नौकर चाकर मेरे आगे पीछे लगे रहते हैं। उनके जाने की खबर से मैं परेशान हो गई। इतनी जल्दी कोई नौकरानी नहीं मिलती, और अगर मिलती तो रोज छुट्टी करेगी। तब मैं क्या करूँगी, और हर किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे जाने के बाद घर का काम कौन करेगा? मेरी नौकरानी ने कहा, मेम साहब, अगर आपके पास कोई नौकरानी है तो बताओ, नहीं तो मैं गांव पहुंचकर अपने भाई को भेज दूंगी। वह आपके सारे काम सही समय पर कर दिया करेगा। मैंने कहा, मैं किसी नौकरानी को नहीं जानती, तू अपने भाई को बुला ले। जब वह काम समझ जाएगा तब तू गांव चली जाना। मेरी नौकरानी सहमत हो गई। अगले दिन उसने अपने भाई को गांव से बुला लिया। मेरी नौकरानी के पास एक 18 साल का लंबा चौड़ा खूबसूरत लड़का बैठा था। मैंने नौकरानी से पूछा कि ये लड़का कौन है, तो वह बोली, मेम साहब, यही तो मेरा भाई है, मोहन है। मैंने तो सोचा था कि उसका भाई 12-14 साल का लड़का होगा, लेकिन ये तो पूरा नौजवान था। मेरे मुंह से कुछ और नहीं निकला, सिर्फ इतना ही कहा कि इसे अच्छे से घर के सारे काम समझा देना। नौकरानी ने कहा, मेम साहब, अब मेरा भाई आ गया है ना, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह एक ईमानदार लड़का है, मुझे भी अच्छा काम करेगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगा, इसीलिए आप बेफिक्र रहिए। मैं अपनी नौकरानी को कह भी नहीं सकती थी कि मैं एक जवान लड़के को घर में काम करने के लिए नहीं रखूंगी, वरना वह क्या सोचती मेरे बारे में। शायद वह मुझे ही गलत समझने लगती कि मेरा ही मेरी जवानी पर नियंत्रण नहीं है। मोहन दिमागदार लड़का था। वह 2 दिन में ही घर का सारा काम अच्छे से सीख गया। हफ्ते दिन बाद मेरी नौकरानी अपने गांव चली गई। अब पूरे बंगले में अकेले सिर्फ मैं और मोहन रहते थे। मेरे मन में उसके लिए खतरनाक ख्याल आते थे। कहीं वह धोखेबाज नौकर तो नहीं, कहीं यहाँ काम करने के पीछे कुछ और तो नहीं करने आया है। वह तभी कोई गलती नहीं करता था जिससे कि मैं उसे डांट सकूं। एक दिन मेरी एक सहेली मुझसे मिलने मेरे बंगले में आई। उसे पता चला कि मेरा पति मर गया है और मैं विधवा हो गई हूँ। सारे ज़माने ने मुझे तन्हा छोड़ दिया था। जब वह मेरे घर आई तो मेरे घर का काम देखकर बहुत खुश हुई हो गई। वह बोली, यार, तेरे घर की नौकरानी कौन है? कितना अच्छा काम किया है। उसने नाश्ता किया, नाश्ता भी बहुत स्वादिष्ट था। मैंने उसे राजू के बारे में बताया तो वह बोली कि इतना अच्छा नौकर इतनी जल्दी नहीं मिल सकता। मैंने उससे कहा कि मोहन का काम तो अच्छा है, लेकिन उसकी नीयत कैसी है क्या पता, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह धोखेबाज भी हो सकता है। वह है आखिर एक मर्द है। मुझे उसके साथ अकेले रहने में एक भय सा लगा रहता है। मेरी नौकरानी का फ़ोन भी आया था कि उसका रिश्ता पक्का हो गया है। अगले महीने उसकी शादी है। अब वह काम नहीं करेगी, उसकी जगह उसका भाई ही काम करेगा। मेरी सहेली ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम उसका टेस्ट ले सकती हो, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा मोहन भरोसे के लायक है या नहीं। अगर फेल हो गया तो उसे निकाल देना, और अगर पास हो गया तो रखे रहना। मुझे उसकी बात सही लगी। मेरी सहेली चली गई। अगले दिन मैंने एक पर्स में बहुत सारे पैसे रखे और रसोई घर में रखकर घर से बाहर चली गई। जब मैं रात को लौटी तो वह पर्स मेरे कमरे में मेरे बेड पर रखा था। मैं आश्चर्य में थी कि इतने सारे पैसे लेकर मोहन भाग भी सकता था, लेकिन फिर सोचा शायद उसे नहीं पता कि पर्स में पैसे हैं, उसने देखा ही ना हो, उसे सही से जज नहीं कर पाई थी। अगले दिन मैंने उसके कमरे के बाहर बहुत सारे पैसे खोले ही डाल दिए, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में गई मेरा दरवाज़ा बंद करते ही खटखटाने की आवाज़ आई।
मैंने दरवाज़ा खोला, सामने मोहन खड़ा था। उसके हाथ में 4-5 लाख रुपए थे। उसने कहा, मैडम ये पैसे मेरे कमरे के बाहर शायद आपसे गलती से गिर गए हैं। उसने वह पैसे मेरे हाथ में थमा दिए। इतने पैसे देखकर तो किसी का भी ईमान डोल जाता। मुझे यकीन हो गया कि इसकी नीयत पैसों पर खराब नहीं है। एक टेस्ट तो उसने पास कर लिया था, लेकिन मैंने सोचा कहीं उसका निशाना मैं तो नहीं। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मुझे देखकर तो अच्छे अच्छे मर्दों की नीयत डोल जाती है, तो यह भी तो मर्द जात है। मैं इसके साथ इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ, कहीं वह मेरी इज्जत से खिलवाड़ करने तो नहीं आया कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी ना रहूं। अब मुझे उसके चरित्र का इम्तिहान लेना था। अगले दिन सुबह जब वह मेरे कमरे में चाय देने आया, तो मैं विधवा होने के बावजूद एक नए रूप में शीशे के सामने खुद को देख रही थी। खूबसूरती के साथ जवानी मिलकर कहर ढा रही थी। मैंने नीली साड़ी बॉलीवुड स्टाइल में डिप नेक ब्लाउज के साथ कैरी करके बहुत अच्छा मेकअप किया था। मोहन मेरे कमरे में चाय रखकर तुरंत चला गया। वह एक सेकंड भी नहीं रुका। मैंने सोचा कि शायद वह सुबह सुबह काम की वजह से उसने मुझे गौर से नहीं देखा। अब मुझे दूसरा पासा फेंकना था। मैं किसी भी तरह आश्वस्त हो जाना चाहती थी कि मोहन की नीयत कभी नहीं डोलेगी। मैं सोच रही थी कि क्या करूं, तभी मेरे दिमाग में एक और प्लान आया। आज रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में नहाई और ब्लैक कलर का डीप नेक स्लीवलेस शॉर्ट्स गाउन पहनकर बालों को कर्ल किया और मेकअप और परफ्यूम लगाकर तैयार हो गई। मैंने खुद को शीशे में देखा, बिल्कुल कयामत लग रही थी। उसके बाद मैंने मोहन को आवाज़ दी। राजू मेरे कमरे में आया। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने बेड की चादर बदलने में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मोहन ने सिर्फ एक नज़र मुझे देखा और मेरे बेड पर बिछी चादर को उठाकर मेरे जिस्म पे डाल दिया, जिससे कि मेरा पूरा जिस्म ढक गया। वह बोला, मैडम आप मेरे सामने ऐसे मत आया करिए, क्योंकि मैं अपने ईमान का पक्का हूँ, लेकिन जवानी के जोश में मैं आपकी खूबसूरती के साथ खिलवाड़ कर दिया तो मैं पूरी जिंदगी खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा, अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। आज मैं मोहन के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मैं खुद ही उसके सामने खुद को परोस रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मोहन एक ईमानदार लड़का है, लेकिन मैं जिस तरह से उसे बहका रही थी, वह चाहता तो मेरे साथ खेल कर चला जाता और मैं कुछ नहीं कर पाती। उसकी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया था। मैं उसे हमेशा के लिए अपने काम पर घर पर रखना चाहती थी, क्योंकि वह एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी बातों से मुझे बुरा महसूस हो रहा था। वह बोल रहा था कि मैडम अब मैं ज़्यादा दिन यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ, आप एक नए नौकर को ढूंढ लो, तब तक मैं काम कर रहा हूँ। मैंने उससे माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसी हरकतें नहीं करूँगी। उसने मुझसे कहा, मैडम मैं आपको आपने कुछ गलत नहीं किया। हर औरत ऐसे मर्दों के बीच में रहना चाहती है जहाँ वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, लेकिन एक अकेली औरत के घर में काम नहीं करना चाहता। मैंने अपने शक की वजह से एक अच्छे और ईमानदार नौकर को खो दिया था। मैंने नई नौकरानी तो ढूंढ ली, लेकिन मोहन के जाने का मुझे ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।